रोहित जी देखिए, अभी रुझान है, नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। एक बात अगर इन रुझानों को मैं देखूं तो जैसे कहा कि मोदी की ही सरकार बनने वाली है, लेकिन मैं ये अभी इतना जल्दी रहेगा कि कांग्रेस की क्या पिछली बार से सीटें कम होंगी, मुझे लगता है ये संभावना कम है। और दूसरी एक बात और, उत्तर प्रदेश में जो मार्जिन है महागठबंधन और बीजेपी का, वो कई सीटों पे काफी कम है। ठीक है, मंडोला सिर्फ एक बात नहीं, बहुत नहीं, आपको मैं काउंटर करना चाहती हूँ। अगर कांग्रेस 100 सीट क्रॉस नहीं करती है तो बहुत बुरी बात है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि डबल, क्योंकि कैसी लड़ाई लड़ी है आपने एक प्राइम मिनिस्टर को चोर तक कह दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्विक रिएक्शन हमारे पास आ रहा है। से इस देश की जो राजनीति थी वो बिल्कुल घटिया दर्जे पर आ गई थी और ऐसी राजनीति का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा था। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी का काम देश ने देखा है तो एक मिल रहा था। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी का काम देश ने देखा है तो एक मजबूत विकल्प देश के हर कोने को, देश के हर राज्य को दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि ये अब पुरानी राजनीति पे भारत कभी नहीं जाएगा और बहुत तेज गति से तरक्की करने वाला है। पीछे चल रहे हैं वैभव गहलोत, अशोक गहलोत ने काफी प्रयास किए थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस विचारधारा के साथ हम खड़े हैं वो विचारधारा देशभक्ति की है, राष्ट्रवाद की है और देश के हर नागरिक को मजबूत करने की है। जिस सत्ता में जब हम आए एक बार, उसको सेवा भाव से लेकर इस देश के हर नागरिक के लिए सेवा करी है और इसी कारण से कोई इस नई राजनीति के सामने, इस सुशासन के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये राष्ट्रवाद की लहर थी, आप लोगों ने राष्ट्रवाद की खत्म हो गए। निसंदेह इसके अंदर जो टीम के कैप्टन होते हैं, टीम के जो कप्तान होते हैं, श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि मोदी जी एक पर्याय बन गए हैं एक मजबूत सरकार के, वो पर्याय बन गए हैं पारदर्शिता के, वो पर्याय बन गए हैं इस देश की जो शासन की जो मशीनरी है उसको संवेदनशील बनाने के लिए, वो पर्याय बन गए हैं देश को मजबूत करने के लिए। किसी कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं चल पड़ा। मोदी नेता का रिएक्शन सुना है जिसमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात ना हो, मुझे अभी तक सुबह से कोई नहीं सुनाई दिया है। और एक बात जो उन्होंने कही कि विकल्प नहीं है, तो वो सवाल ये होता है कि मोदी वर्सेस मिस्टर इंडिया सिर्फ सुनाई दे, बेचारा ना दिखाई दे। आपको लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है चेतन जी? नहीं, देखिए, कोई बड़ा फैक्टर तो मैं इसको कहूंगा नहीं, क्योंकि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो जब एक बात कही जा रही थी कि वाजपेयी नहीं तो फिर कौन, ये उस समय का एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव चलाया गया था कि अब क्या होगा। दूसरा हमें पता है उसके बाद व्हाट्सएप आया, सोशल नेटवर्किंग आई, अमेजॉन आया, हम लोग अगर ऑर्डर भी करते हैं ना नेट पे, ये जनरेशन तो वो ठोक बजा के देखना चाहती है, रिटर्न पॉलिसी होती है, पता होता है कि किसके लिए वोट कर रहे हैं। मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जो शिक्षा है हमारे देश में, शिक्षा का स्तर बड़ा है और शिक्षा एक दो-धारी तलवार है, बुरा तो काटती काटती अच्छा भी काटती है। सर, तो यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, मीडिया यहाँ पर जो नैरेटिव है, ये सब चीजों ने, इन सब चीजों ने बहुत बड़ा एक भूमिका। So who stopped Congress from setting the narrative? That's a big question. Why was Congress not able to set the narrative? पंकज सर, ये बहुत बड़ी वजह आपको लगती है मोदी वर्सेस हु? मेरी धोबन, मेरा LIC एजेंट, सारे के सारे लोग ये कहते हैं अगर मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? देखिए, मोदी वर्सेस हु इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वो अनएबल टू सेट द नैरेटिव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि किसी बहुत सारी इलेक्शंस हुई हैं जिसमें सामने विकल्प नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग वोट अगेंस्ट डालते हैं, एंटी वोट डालते हैं। तो पिछली बार भी 2014 में कम लोगों ने मोदी के पक्ष में वोट डाला था। और भी जो मोदी की मेजर विक्ट्री इस वक्त दिख रही है, मोदी की एक मेजर विक्ट्री जो इस वक्त दिख रही है, इस बार ये नैरेटिव सेट करने का वो नहीं था। कांग्रेस बहुत कंफ्यूज थी, जैसे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है कि इधर भी जा रहे हैं कि किसके साथ कोलिशन करनी है, किसके साथ नहीं करनी, उसके कोई कांग्रेस में नेशनल इश्यूज क्या रहे, जो क्या लगता है? आपने कुछ समय पहले कहा था कि कांग्रेस एनजीओ, कांग्रेस को राहुल गांधी एक एनजीओ की तरह ही चला रहे हैं, इसीलिए कोई पार्टी उनके साथ मिलकर नहीं काम करना चाहता। अब क्या बात है कि बीजेपी भी तो सिमट के 2 सीटों पे आ गई थी 84 में। किसानी संकट बहुत बड़ा संकट है, देखिए जॉब क्राइसिस है, इसके बावजूद ये मुद्दे क्यों गायब रहे? ये मुद्दे क्यों गायब रहे? ये तो देखिए, भ्रम का जो जाल फैला के जो दिया देश को, जो परोसा गया है, उस भ्रम को अगर आप देखें तो उस भ्रम से जनता को बाहर आने ही नहीं दिया गया है।
इन सब के ऊपर जो जनता जिस दिन आ जाएगी उस दिन स्वतः ही जो है बीजेपी बाहर चली जाएगी। जिम्मेदारी थी ना भ्रम को। ऐसा आप सोशल मीडिया के समय में है, अगर आप कह रहे हैं कि भ्रम है, स्मार्टफोन है, मैं आपको नहीं होता देखिए कि ज्यादा चीजें क्लियर हुई हैं। गांधी ने 55 करोड़ क्यों दिए थे गोडसे? वो जीते ही हैं जिन्होंने गोडसे को देशभक्त कहा था। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और सिर्फ पंडित नेहरू को बनाने के लिए सोशल मीडिया में इनके लोग लिखते हैं। देखिए ये बीजेपी का चरित्र है। ये बीजेपी का चरित्र है, लोगों को मिल रही है। ठीक है सर, बात करेंगे हम लोग थोड़ा नेशनल इश्यूज पर बात करेंगे। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप सारे जब इकट्ठे बोलते हैं, एक मिनट उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, एक मिनट, उसको समझ में नहीं आता, उसको छोड़ दीजिए अभी। हाँ देखिए ये ऑडियो, ये लाइव डिबेट है, अगर आप सारे इकट्ठे बोलेंगे तो समझ में किसी की समझ में नहीं आया। जो है सर आप जर्नलिस्ट हैं, अब मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से नेशनल इश्यूज रहे जो कि मोदी के फेवर में गए, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा चुनाव था एक कल्ट का चुनाव था। अगर आप बाहर के देशों के इतिहास को पढ़ें तो कल्ट का निर्माण कैसे होता है। एक कल्ट फिगर बनाया गया मोदी को और सारा नैरेटिव उसके आसपास बुना गया। दूसरा जो ये इलेक्शन है ये व्हाट्सएप का चुनाव, जो चीज आप कह रहे हैं वो क्या विपक्ष इस चीज को समझ नहीं पाया? वो नहीं, विपक्ष के पास ये रिसोर्सेज का चुनाव है। जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वो कल्ट बनाएगा, वो सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मीडिया और तमाम जो संचार के तमाम साधन है उसका इस्तेमाल करके, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को देखें किस तरह से एक कल्ट बनाया गया और किस तरह से आज की तारीख में वहां की जनता कितना रिवेलियन है और वहां की मीडिया को देखे तो ये कल्ट का चुनाव था, व्हाट्सएप का ये चुनाव था। इसमें असली जो मुद्दे थे वो जमीन के नीचे दब गए और खुद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को देखें, उसको डिकोड करें तो बालाकोट, नेशनलिज्म, अगर डेवलपमेंट इतना बड़ा इशू है और जिसपे हमें चुनाव लड़ना चाहिए, जो उनके मैनिफेस्टो में है, वो तो निश्चित तौर से उनके भाषण में होना चाहिए था ना, जो नहीं था, जो गायब था। देखिए भावनाओं का चुनाव तो था ही, जिन्हें भावनाओं को कैश करा, देखिए जो भी हो कैसे हो, लेकिन मैं इसके पीछे कहूंगा। चल इस वक्त प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलेंगे। प्रेम जी, हम लगातार जो देख रहे हैं, जो फिगर्स अब तक निकलकर सामने आ रही हैं, इन फिगर्स पर सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन? साफ तौर पर जो जनता ने संदेश दिया कि जो जन कल्याणकारी सरकार चलाएगा, जो सबका साथ सबका विकास करेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो लोगों को शौचालय, औषधालय, विद्यालय उपलब्ध कराएगा, जो लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करेगा, उसके लिए जो है स्वाभाविक तौर पर जनता जनादेश देगी। ये जनादेश स्पष्ट कर रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे उनके प्रश्न चिन्ह खोखले थे और मोदी जी का जो विकास का कार्यक्रम था, मोदी जी ने उस सामान्य व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से गुणात्मक परिवर्तन करने का कार्य किया कि लोगों को बैंक जनधन के माध्यम से बैंक अकाउंट खुल गए, आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों की जो है अपनी गंभीर बीमारियों से लड़ने की उनको शक्ति प्राप्त हुई, शौचालय घर घर पहुंच गया, बिजली पहुंची लोगों के घर, तो सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन और उन 24 करोड़ लोगों तक सामान्य भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता उनके पास पहुंचा, तो ये जो सांगठनिक हमारी सरकार का परफॉर्मेंस, हमारा जो सांगठनिक जो ढांचा है, मुझे बताइए आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय अमित शाह जी की जो सांगठनिक क्षमता है वो उसकी विजय है। हाँ, प्रेम जी मुझे ये बताइए कि आप क्या ऐसी मोदी सरकार की योजनाएं हैं जिनको अपने लिए एक तरह से गेम चेंजर मानते हैं? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि 5 साल जो सरकार रहती है उसके लिए कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आती है, लेकिन मैं अभी तक की बात कर रहा हूं, 11 बजे तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं लग रही है, बल्कि लग रहा है कुछ ऊपर ही जा रहा है। तो क्या चीजें आपको लगा कि गेम चेंजर आपके लिए साबित हुई है इन 5 सालों में? देखिए सामान्य व्यक्ति को जो है 70 वर्षों तक जो अपना जीवन बिताने के बाद उसके बाद अपना मकान नहीं होता, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को मकान मिल गया, 8 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गए, 7 करोड़ लोगों को गैस मिल गया, 30 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल गए, किसान का क्रेडिट कार्ड मिल गया लोगों को, जो उनके पास उनके सॉइल हेल्थ कार्ड मिल गया उनको। ऐसी 15-20 योजनाएं हैं जिन्होंने सामान्य व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार परिवर्तन किया। 2.5 करोड़ लोगों को पहली बार अपने जीवन में उनके घर में बिजली लगी है। जिन लोगों को जो है हेल्थ कार्ड मिल गया, आयुष्मान भारत के तहत गंभीर बीमारियों से लड़ने की उनको शक्ति प्राप्त हो गई। तो ये तमाम जो योजनाएं थी, सबका साथ सबका विकास, किसी की जात नहीं पूछी, किसी का गोत्र वंश या धर्म नहीं पूछा, बल्कि उसका विकास करना,
ये राज्य का दायित्व है और इस कल्याणकारी नीति का परिणाम आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। आप लगातार इस चीज को नारा देते रहे जब से चुनाव है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या नैरेटिव आप बनाना चाह रहे थे? जी, मोदी है तो सामान्य व्यक्ति घर में शौचालय आएगा, मोदी है तो सबको औषधियां सस्ती मिलेगी, मोदी है तो आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा तो सस्ता हो जाएगा, घुटने का ट्रांसप्लांट करना होगा सस्ता होगा, कैंसर की बीमारियां 10-20 100 रुपए की दवा। शुक्ला जी, मोदी है तो हिंदुत्व भी आएगा। अपनी योजनाएं गिनवाई प्रेम जी, आपने कहा कि हमने 2 करोड़ लोगों को घर दिए, आपने कहा कि हमने बिजली हमने कई गांव में हमने पहुंचाई है, आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना से हमने सिलेंडर दिए। जब आप आज मुझे इतनी सारी 10, 15, 20 योजनाएं गिना रहे हैं, तो ये योजनाएं अपने प्रचार में आपने फिर बालाकोट को क्यों इंक्लूड कर लिया? अपने प्रचार में आपने एयर स्ट्राइक को क्यों इंक्लूड कर लिया? अपने प्रचार में ये क्यों कहना पड़ा मोदी की सेना? ये आपने जाते ऊपर हेडिंग आपने लगाई। हमारे मैटर में आदरणीय मोदी जी का कोई भी भाषण सुनिए, 80% भाषण जो है लाभार्थियों के संदर्भ में है। नहीं तो आप क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक का आपने कहीं नाम नहीं लिया? मोदी की सेना शब्द कहां से आया? नहीं, बालाकोट भी एक महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरह से हमारे जीवन में विकास महत्वपूर्ण है, उस तरह से हमारे जीवन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। वही आतंक 90,000 लोग हमारे निर्दोष आतंकवाद में मारे गए और हम सिर्फ जो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की निंदा का बयान जारी करके चुप बैठ जाएंगे? तो जहां से आतंकवाद का गर्भगृह है उस पर चढ़कर मारना, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हमारा दायित्व था और उसको भी हमने निभाया। नहीं, आप कह रहे हैं निभाया, लेकिन विपक्ष कहता आपने इसको कैश किया। नहीं, विपक्ष के साथ संकट है ना, जिसका दिवाला पिट चुका हो उसको हर चीज लगती है कि व्यक्ति कैश करने के लिए। हमारे यहाँ 40 जवानों को मार दिया गया, तो क्या दुम दबा के बैठे रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह? ठीक है, अभी मेरे साथ मेरी सहयोगी शालिनी भी जुड़ गई है, मुझे ज्वाइन कर लिया है। शालिनी, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्रेम जी से आप पूछ सकती हैं। प्रेम जी, सवाल मेरा ये भी है कि विपक्ष का एक अच्छा बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं उतार पाया, क्या आपकी इतनी बड़ी जीत का ये भी एक बड़ी वजह है? विपक्ष कमजोर है इसलिए बीजेपी मजबूत है? बिल्कुल, यानी कि विपक्ष जो है कोई विकल्प अपना नहीं खड़ा कर पाया, इसका एक मेजर जो फायदा है वो मिला। तमाम चेहरे, वो तो 10 मुख की तरह तमाम चेहरे लेकर आए थे, लेकिन किसी चेहरे में साख नहीं थी। मोदी जी की साख थी, मोदी जी ने परफॉर्मेंस किया था, मोदी जी ने सामान्य व्यक्ति के जीवन में आकांक्षाएं जागृत की थी और उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने का शुभ संकार जो है वो 5 वर्ष के शासनकाल में किया था। और शेष आकांक्षाओं की पूर्ति करने के संदर्भ में हमारी संकल्पबद्धता इस कारण जो है लोगों को स्वीकार्य हुई। अगर कोई व्यक्ति 70 साल तक शासन करे और सामान्य काम भी नहीं कर सके, उसका एक बैंक में खाता नहीं खुल सके, उसके घर में शौचालय नहीं आ सके, उसको जो है औषधालय सस्ती जेनेरिक मेडिसिन के माध्यम से सस्ती दवाइयां नहीं मिल सके, गंभीर बीमारियों का इलाज करने की उसकी स्थिति नहीं हो, संसाधन विकास नहीं हो, हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई के जहाज में नहीं बैठ सके। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप जो काम गिना रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, जो नतीजे आ रहे हैं जनता ने स्वीकार किया है, लेकिन मैं कुछ अलग सवाल पूछ रही थी। देखिए, जनता तो स्वीकार कर ही चुकी है, सिर्फ नाम से कोई आगे नहीं बढ़ता, काम होगा जरूर और इसीलिए ये नतीजे भी आ रहे हैं। पर सवाल मेरा ये है कि इतनी बड़ी जीत या इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक चेहरा प्रबल होने के लिए, उसकी साख बनने के लिए उसका कर्तव्य परायणता भी होती है ना। शालिनी जी, कोई चेहरा तब स्वीकार होता है जब वो कर्तव्य परायण होता है, जब रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जब परिश्रमी होता है, जब 5 वर्ष में एक दिन का भी अवकाश नहीं लेता है, तब जाकर साख बनती है ना। चलिए, ये केदारनाथ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बाबा की कृपा है क्या? चलिए लौटेंगे हम इसी मसले पर लौटेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, इस ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि जो अभी तक की फिगर्स हैं वो ये कह रही कि एनडीए 326, यूपीए 93 और बाकी जो है वो तो अदर्स हैं। एक छोटा सा ब्रेक। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है?